तो बुलेटिन में सबसे पहले खबर नेपाल से, जहां पर अंतरिम सरकार बनाने को लेकर सस्पेंस लगातार बढ़ता जा रहा है। नेपाल में अभी भी अंतरिम सरकार बनाने को लेकर मंथन जारी है। सुशीला कार्की का नाम वापस लेने के बाद अब जेनजी ने कुलमान घिसिंग का नाम आगे बढ़ाया है, लेकिन किसी भी नाम पर अभी सहमति नहीं बन पा रही है। वहीं नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने मौजूदा हालात के बीच जेनजी आंदोलनकारियों को भावुक चिट्ठी लिखी। ओली ने चिट्ठी में युवाओं को अपने बेटे बेटियां कहकर संबोधित किया और अपने निजी जीवन के संघर्ष को भी साझा किया। तो इस वक्त नेपाल में किस तरह के हालात हैं, इसका पूरा अपडेट बता रहे हैं आनंद तिवारी। देखिए, अभी भी जो नेपाल में अंतरिम प्रधानमंत्री की आखिर कमान किसे मिलेगी, इसको लेकर अभी भी जो निर्णय है वो नहीं हो पा रहा है। आज का दिन भी लगभग बेनतीजा रहा है, क्योंकि एक नया नाम कुलमान घिसिंग का सामने आया है, जो एक इंजीनियर हैं और जिनकी एक काफ़ी साफ सुथरी छवि रही है। जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक विभाग है उसके एक बड़े अधिकारी भी रह चुके हैं, और उन्होंने जो बिजली का मुद्दा था नेपाल का, उसको लेके कई काम किए हैं, और सरकार की जो नीतियाँ थी उनके खिलाफ भी लगातार वो बोलते रहे हैं। तो अब जिस तरह से बालेन शाह हैं और सुशीला कार्की हैं, इनके अलावा एक तीसरा नाम भी जो है अब चर्चा में है, और जो जेनजी की वर्चुअल मीटिंग है वो भी लगातार हो रही है। अलग अलग सुर जो हैं अब जेनजी के वो निकल के सामने आ रहे हैं, अलग अलग खेमे बढ़ गए हैं, उनके अंदर हाथापाई और जो वाद विवाद है उसकी भी तस्वीरें हमने देखी आर्मी हेडक्वार्टर के बाहर से। तो आज कई देर की काफ़ी लंबी जो है वो बातचीत राष्ट्रपति, इसके अलावा जो यहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश थी सुशीला कार्की और आर्मी चीफ की हुई, लेकिन जानकारी ये भी आ रही है कि खुद जो सुशीला कार्की हैं वो बैकफुट पे आ गई हैं, और उनको लेके भी अब जो विरोध के सुर हैं वो जेनजी की तरफ से सामने आ रहा है कि वो चूँकि सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रह चुकी हैं, तो ऐसे में वो अगर प्रधानमंत्री पद की बागडोर संभालती तो शायद ये ठीक नहीं होगा। तो ऐसे में अभी नेपाल के मौजूदा हालात आगे क्या रुख लेंगे, क्या करवट बदलेंगे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसको लेकर अभी आने वाले कुछ दिन लगता है कि नेपाल की जो कमान है, सुरक्षा की और प्रशासनिक कमान है, वो शायद नेपाल आर्मी के ही पास रहे। साथ ही यहाँ आपको बता दें कि नेपाल की हिंसा भारत के लिए भी खतरे की घंटी बन गई है। नेपाल की जेलों से 7,000 कैदी फरार हो चुके हैं। इनमें से कई का मूवमेंट भारत नेपाल बॉर्डर पर देखा गया है। सशस्त्र सीमा बल हाई अलर्ट पर है। हर संदिग्ध की पड़ताल की जा रही है, क्योंकि ये कैदी नेपाल की जेल की 4 दीवारी से निकलकर अब भारत की सरहद पर दस्तक दे रहे हैं। नेपाल की जेल से फरार 60 कैदी भारत में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। नेपाल की सड़कों पर भड़की हिंसा ने जेलों को भी जला डाला। कैदियों ने पहले आग लगाई, फिर दरवाजे और दीवारें तोड़कर फरार हो गए। पश्चिमी नेपाल की एक जेल में सुरक्षा बलों से झड़प में 5 युवा कैदी मारे गए। इससे पहले भी भारत नेपाल सीमा पर नेपाल से अंदर आने की भारत में कोशिशें होती रही है, लेकिन इस बार खतरा बहुत ज्यादा बड़ा है, क्योंकि जनता के साथ साथ ये कैदी हैं जो कि पहले ही नेपाल में कानून तोड़ चुके हैं। लिहाजा एजेंसियां कोई भी मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहती और सतर्कता अपने उच्चतम स्तर पर वो बरत रही हैं। बुधवार दोपहर राजबिराज जेल का ब्लॉक भी धधक उठा और कई कैदी मौके से भाग निकले। वीरगंज जेल में कैदियों ने दीवार तोड़ दी। हालात काबू में करने के लिए सुरक्षा बल को 1 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया। इस भगदड़ में कई कैदी भारत नेपाल सीमा की तरफ बढ़े, लेकिन 5 को सशस्त्र सीमा बल ने दबोच लिया। उत्तर प्रदेश और बिहार से सटी सरहदों पर चौकसी कड़ी कर दी गई है। आने जाने वालों की सघन तलाशी की जा रही है। सशस्त्र सीमा बल नेपाल की आर्म फोर्स से इन फरार कैदियों की लिस्ट और आपराधिक रिकॉर्ड हासिल कर रही है। मकसद साफ है, किसी भी कैदी को भारत में न घुसने दिया जाए और भारत की जमीन पर किसी भी वारदात की गुंजाइश न बचे। तो नेपाल के हालात अभी भी बिगड़े हुए हैं। असमंजस की स्थिति है। नई सरकार को लेकर सस्पेंस गहराया हुआ है। तो आज आवाज अड्डा में हम इसी पर खास चर्चा करेंगे। संकट में नेपाल, अनसुलझे सवाल जरूर देखिए शाम 7:57 पर। वहीं दूसरी तरफ नेपाल की तरह ही फ्रांस भी धधक रहा है।
एक ऐसा उबाल जिसने पूरे यूरोप की चूल्हे हिला दी। आखिर क्यों फ्रांस हिंसा की लपटों में घिर गया, इस पर देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। सड़कों पर धुएं का गुबार, दंगे की लपटों से झुलसता फ्रांस। नेपाल के संकट की तरह यहां भी जनता अपने नेताओं से जवाब मांग रही है। बेरोजगारी, पलायन और टूटी उम्मीदों ने मिलकर ये बारूद तैयार किया। फ्रांस में शुरू हुआ यह आंदोलन सिर्फ कारों और इमारतों को नहीं जला रहा, बल्कि सरकार की साख को भी राख बना रहा है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों की भिड़ंत राजधानी पेरिस से लेकर छोटे शहरों तक फैल चुकी है। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू ने जैसे ही पद संभालने की तैयारी की, सड़कों पर बगावत फूट पड़ी। ब्लॉक एवरीथिंग नारे के साथ प्रदर्शनकारियों ने पूरे शहर को ठप कर दिया। ब्लॉक एवरीथिंग कोई सामान्य प्रदर्शन नहीं, इसका सीधा मतलब ये है कि मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था काम की नहीं रही। इसी आंदोलन के चलते जगह जगह बैरिकेड लगाए गए, कूड़ेदान जलाए गए और पुलिस पर हमला किया गया। जनता का गुस्सा सिर्फ महंगाई और कटौतियों पर नहीं, बल्कि उस राजनीतिक अस्थिरता पर भी है जिसने 2 साल में 5 प्रधानमंत्री बदल दिए। लेकोर्नू की ताजपोशी को भी लोग पुराने सिस्टम की नई पैकिंग मानते हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि मैक्रों की नीतियां अमीरों को फायदा पहुंचाती हैं और आम वर्ग की कमर तोड़ देती है। संदेश साफ है, फ्रांस की जनता अब राष्ट्रपति के फैसलों पर भरोसा नहीं कर रही और उनकी कुर्सी पर संकट गहराता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मॉरिशस सिर्फ भारत का पार्टनर नहीं बल्कि परिवार का हिस्सा है। आपको बता दें, आज वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम के बीच मुलाकात हुई। इस मुलाकात में द्विपक्षीय बातचीत के अलावा कई अहम समझौते भी हुए और दस्तावेजों की अदला बदली भी की गई। मॉरिशस के प्रधानमंत्री 9 सितंबर से प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हैं। इस मुलाकात के बाद एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि काशी में प्रधानमंत्री रामगुलाम का स्वागत करना गर्व की बात है। काशी प्राचीन काल से सांस्कृतिक केंद्र रहा है और भारत से मॉरिशस का सांस्कृतिक नाता है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि रामगुलाम से मुलाकात एक आत्मिक मुलाकात है। काशी में मां गंगा के अविरल प्रवाह की तरह भारतीय संस्कृति का सतत प्रवाह मॉरिशस को समृद्ध करता रहा है। और आज जब हम मॉरिशस के दोस्तों का स्वागत काशी में कर रहे हैं, यह केवल औपचारिक नहीं बल्कि एक आत्मिक मिलन है। इसलिए मैं गर्व से कहता हूं कि भारत और मॉरिशस सिर्फ पार्टनर्स नहीं बल्कि एक परिवार है। साथ ही इस खास मौके पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम ने शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर विकास के काम में मदद करने के लिए भारत का आभार जताया। Ties between Mauritius and India are not defined merely by history or geography, but by shared values, a common vision, and an enduring friendship. Prime Minister, I want to thank you again as we continue with the program so generously elaborated for us. My delegation joins me in again saying a heartfelt thanks to you, Prime Minister. चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों का सर्वेक्षण किया। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने स्टेट गेस्ट हाउस में बाढ़ से प्रभावित लोगों से मुलाकात की। इसके साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों से भी बातचीत की और राहत बचाव कार्य का जायजा भी लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड में बाढ़ और बारिश से प्रभावित इलाकों के लिए 1200 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता का ऐलान किया। साथ ही मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की मदद राशि देने की घोषणा भी की। सियाम के प्रेसिडेंट शैलेश चंद्रा ने इस फेस्टिव सीजन ऑटो की बम्पर डिमांड होने की बात कही है। शैलेश चंद्रा से जीएसटी रिफॉर्म और ऑटो सेस पर खास बातचीत की संवाददाता रोहन सिंह ने।
बहुत सालों से ये हमें एक्सपेक्टेशन था। हम ये जो रिक्वेस्ट है ये गवर्नमेंट को हमने बहुत पहले से बोला हुआ था कि जीएसटी रेट्स काफ़ी हाई हैं और उसको रिड्यूस होना चाहिए। तो ये बहुत ही सराहनीय कदम है जिससे ना ही सिर्फ ऑटो इंडस्ट्री के लिए बट बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ पर काफ़ी इसका अच्छा इफ़ेक्ट आना चाहिए डिमांड वाइज। हमें लगता है कि 2-3 चीज़ें होंगी बिकॉज ये त्योहारी सीज़न के पहले ये आ रहा है। तो एक तो त्योहार के समय हम देखते हैं कि जनरली डिमांड जो है वो ईयर का जो एवरेज डिमांड होता है मंथ का उसका 1.3 to 1.4 टाइम्स होता है। सो एक तो उस फैक्टर से भी बढ़ेगा। दूसरा है कि 15 अगस्त के बाद जब ये अनाउंसमेंट हुआ तो लोग रुक गए। सो एक पेंटअप भी 1 महीने का रिलीज होगा अभी। और तीसरी है कि चूंकि रेट्स कम हुई हैं, बहुत सारे ग्राहक जो पहले नहीं भी सोचते होंगे कार खरीदने की, वो सोचने लगे होंगे। तो ये तीनों फैक्टर के अगर मैं लूँ तो डिमांड तो डेफिनेटली बहुत अच्छी होने वाली है फेस्टिव पीरियड में, ऐसा मुझे उम्मीद है। हाँ, इंटरिम में थोड़ी लॉजिस्टिक्स चैलेंजेस हैं क्योंकि अभी गाड़ियों को पहुंचना चाहिए बट अभी आप गाड़ी भेज नहीं सकते हैं क्योंकि गाड़ियां बिक नहीं रही हैं अभी 22 तारीख तक। तो ये थोड़ी सी शॉर्ट टर्म चैलेंजेस आएंगी, लेकिन मुझे लगता है डिमांड जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सारी कैटेगरीज में बढ़नी चाहिए। हर कैटेगरी में थोड़ा अलग अलग रहेगा। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछना चाहूँगा सर कि एक कंसर्न भी है इसके साथ जुड़ा हुआ, वो है सेस को लेकर। डीलर्स एसोसिएशंस ने इसको रेज़ किया है, आप लोगों ने इसको रेज़ किया है और हम सुबह से बात कर रहे हैं तमाम ऑटो कंपनियों से, सबका कहना है कि सियाम की तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन गया है। क्या आपका व्यू है इस पूरे मामले में, क्या रास्ता हो सकता है? क्योंकि ये एक हज़ारों करोड़ की बात है, ये छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। बिल्कुल, ये जो इन्वेंट्रीज जो डीलर्स के पास हैं उसमें ये प्रॉब्लम है और इन्वेंट्रीज बड़ी हैं ये और काफ़ी हम लोग, अगर हमारे डीलर्स इफेक्ट होते हैं तो हम नेचुरली हम भी इफेक्ट होते हैं। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट को हमने ये दिया है रिक्वेस्ट और हम उम्मीद करते हैं कि कोई ट्रांजिशनरी मैकेनिज्म गवर्नमेंट लाए। तो हम लोग फॉलोअप कर रहे हैं कि उनके साथ दोनों FADA और सायम दोनों अपने अपने तरफ से ये रिक्वेस्ट डाली है। तो हम अच्छे निष्कर्ष की तरफ हम सोचते हैं, कुछ उम्मीद कर रहे हैं, देखते हैं कैसा चलता है। साथ ही अशोक लेलैंड के MD एंड CEO शेनु अग्रवाल का कहना है कि GST में 10% की कमी होने से लोगों में हिचकिचाहट कम होगी, साथ ही डिमांड भी काफी बढ़ेगी। देखिए रोहन सिंह की उनसे खास बातचीत। मुझे लगता है बहुत मदद करेगा। उसका 2 कारण है। पहला तो आप जानते हो कि अगर 10% कीमतें कम हो जाएं, 28 से 18 में आ गए हैं हम लोग, सो 10% कीमतें कम हो जाएं तो वो बहुत सारा हेजिटेशन हटा देता है। आपको मालूम है कि हमारी इंडस्ट्री में जो फ्लीट का एजिंग है वो लगभग 10 साल हो गया। हिस्ट्री में कभी वो 7 साढ़े 7 साल के ऊपर नहीं गया। हम लोग आप लोग हमेशा ये डिस्कशन में रहते थे कि क्या होगा ऐसा कि जो वो रिप्लेसमेंट डिमांड अनलीश होगी। ठीक है, तो कई लोग कहते थे अरे BS7 आ जाएगा तो क्या होगा, तब शायद और रुक जाए। लेकिन मुझे लगता है GST एक ऐसा ट्रिगर साबित हो सकता है कि वो डिमांड एकदम से अनलीश हो जाए। दूसरा मैं कहता हूं कि इससे भी बड़ा जो फायदा होगा एटलीस्ट हमारे सेक्टर में, कमर्शियल व्हीकल सेक्टर में, प्राइस के अलावा वो ये होगा कि ये जो GST रिफॉर्म्स हैं ये सिर्फ हमारे क्षेत्र का टैक्स कट नहीं कर रहे हैं, ये पूरे हर कंज्यूमर को अफेक्ट कर रहा है, ये हर सेक्टर को अफेक्ट कर रहा है। तो इसकी वजह से जब कंजम्पशन बढ़ेगी तो उस कंजम्पशन को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए माल को या लोगों को, उसके लिए ज़्यादा ट्रकों की, ज़्यादा बसों की ज़रूरत होगी। मुझे लगता है कि रेट कट से ज़्यादा एक्चुअली वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि ये फ्रेट का डिमांड कैसे बढ़ जाए। अगर फ्रेट डिमांड बढ़ गया तो मैं बोल रहा हूँ आपको कि ट्रक और बस ओनर खुद से निकल के सामने आएगा और बोलेगा मुझे और गाड़ी चाहिए। चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे मार्केट का पूरा अपडेट। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करते हैं शेयर बाजार की। सेंसेक्स वीकली एक्सपायरी पर आज बाजार दायरे में रहा। निफ्टी लगातार 7वें दिन बढ़त पर बंद हुआ तो सेंसेक्स 124 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ। वहीं मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स की भी फ्लैट क्लोजिंग रही। मार्केट के अप्स एंड डाउन्स बता रही हैं कंचन नौटियाल।
तो हफ्ते का चौथा कारोबारी दिन और डेफिनेटली बाजार में एक अच्छे खासी गेन्स आज के सत्र में हमें आते हुए दिखाई दिए हैं। अगर बैंक निफ्टी की, मिड कैप की, स्मॉल कैप की बात करी जाए तो शानदार रिकवरी आज के ट्रेडिंग सेशन में देखी गई है। ऑयल एंड गैस में अच्छे गेन्स थे, पीएससी, एनर्जी, ऑटो सेक्टर और सारे ही जो इंडाइसेस हैं, मेजर इंडाइसेस हैं, एक अच्छी बढ़त लेके बंद हुए हैं आज के सत्र में। इस टाइम पे अगर बात करी जाए कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का रहा है तो सबसे पहले नजर डाल लेते हैं निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर्स में। देखिए, फाइनेंशियल सर्विसेज जो हमने कल देखा था, कल भी अच्छे खासे गेन्स थे और आज भी मोमेंटम हमें जारी रहता हुआ दिखाई दिया है। श्रीराम फाइनेंस में करीबन 2.5% का इजाफा, अडानी एंटरप्राइजेज यहाँ पे 2.5%, एनटीपीसी 2% करीबन और एक्सिस बैंक भी करीब 1.5% की बढ़त के साथ बंद हुए हैं। लूजिंग पॉकेट में बात कर लेते हैं, इन्फोसिस यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग देखी गई है बिकॉज पिछले 2 दिन से हमने देखा है कि इन्फी के अंदर अच्छे खासे गेन्स बने हुए थे। बजाज ऑटो, आयशा मोटर्स, एसबीआई लाइफ, यहाँ पे भी हमें स्लाइटली एक डाउनसाइड देखने को मिला है बिकॉज काफी लंबे सत्र से हम देख रहे थे कि कुछ पॉकेट्स हैं जिसमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा था। अब बात करते हैं कि मिड कैप का एक्शन आज के सत्र में किस तरीके का रहा है। देखिए, ऑरबिंदो फार्मास्यूटिकल अच्छे खासे गेन्स, खबरों के दम पे भी इसमें काफी ज्यादा बस था। हिंदुस्तान जिंक, एनएलसी इंडिया, टाटा केमिकल, यहाँ पे भी काफी सारे शेयर्स ऐसे हैं, एनएलसी इंडिया ही मान लीजिए, इसके ऊपर भी खबर थी जिसके बाद ये बस देखने को मिला है। लूजिंग पॉकेट में बीएससी बिकॉज सेबी का कंसल्टेशन पेपर की बातें चल रही है अकॉर्डिंग टू सोर्सेज की हो सकता है कि जो वीकली एक्सपायरी है उसको खत्म कर दिया जाए, जिसके बाद कैपिटल मार्केट के जो स्टॉक है और बीएससी में भी एक गिरावट देखने को मिली है। पूना वाला फिनकॉर्प करीबन 2.5% की गिरावट, सोना वीएलडब्ल्यू बिकॉज एंसिलरी कंपनी है, ऑटो में गिरावट थी तो एंसिलरी में भी वो सीधा हमें साइड इंपैक्ट देखने को मिला है और केपीआईटी टेक भी करीब 2% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। लेकिन जस्ट ऑफ द मार्केट में आज जो जोश था वो हायर नोट पे बंद हुआ है। अर्निंग ग्रोथ से एफआईज की भारतीय बाजारों में खरीदारी वापस आएगी, ये कहना है एचडीएफसी एएमसी के एमडी एंड सीईओ नवनीत मुनोत का। गेट रिच में सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंगल से खास बातचीत में नवनीत मुनोत ने ये बात कही। एफआईआई की होल्डिंग भारतीय मार्केट में 2012 के बाद सबसे लोएस्ट लेवल पर आ गई है। तो क्या हम एक उस फेज़ में आ रहे हैं जहां पर, देखिए, हम कभी ये नहीं कह सकते कि हमें एफआईआई का पैसा नहीं चाहिए, हम एक डेवलपिंग कंट्री है, हमें फॉरेन कैपिटल हमेशा चाहिए, लेकिन क्या हम एक स्टेज पर आ रहे हैं जहां मार्केट धीरे धीरे थोड़ा आत्मनिर्भर बन रहा है, उनके टेंट्रम्स का शायद उतना इम्पैक्ट हमारे ऊपर ना पड़े जितना एक समय पहले पड़ा करता था। हमारे करियर में अनुज याद है जब भी आपसे मिलते थे तो हम यही ज़्यादा डिस्कस करते थे कि एफपीआई बेच रहे हैं या एफपीआई ले रहे हैं। तब हमने ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन ऐसा आएगा जब एफपीआई के नंबर्स इररेलेवेंट हो जाएंगे। पर आपने बिल्कुल सही कहा, भारत को दोनों चाहिए, घरेलू निवेश भी चाहिए और बाहर का निवेश भी चाहिए। और मुझे विश्वास है कि जो भी हम कर रहे हैं अर्थव्यवस्था में, जो भी हम कर रहे हैं, और भारत ही एक देश है, आप नेपाल से लेकर फ्रांस तक देख लीजिए, आप अमेरिका से लेकर चीन तक देख लीजिए, जहाँ पर राजनीतिक, आर्थिक, वित्तीय और सामाजिक जो स्थिरता हमारे यहाँ पर है वो बहुत कम देशों में है। कोई ना कोई समय पर मुझे जब लगता है कि कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स की थोड़ी वृद्धि बढ़ेगी, गति बढ़ेगी और थोड़े से वैल्यूएशन जब उसके ऑटोमेटिकली ठीक लगने लग जाएंगे, मुझे लगता है कि विदेशी निवेशकों का भी काफ़ी पैसा आएगा। और आप प्राइमरी मार्केट में देख लीजिए अनुज, आप करीब हर आईपीओ में देख लीजिए, करीब आप हर उसमें ओएफएस वगैरह में देख लीजिए, तो उसमें कई सारे नामचीन विदेशी निवेशकों का नाम रहता है हमेशा। तो ये तो राष्ट्र के लिए अच्छा है कि कहीं ना कहीं एक आत्मनिर्भरता पूंजी बाजारों में तो आई है। साथ ही नवनीत मुनोत ने यह भी कहा कि जीएसटी रिफॉर्म से टैक्स कलेक्शन में बढ़ोतरी होगी। जीएसटी कट को मैं आइसोलेशन में नहीं देखता। मेरे ख्याल से जो सरकार ने शुरुआत की थी फरवरी में बजट में इनकम टैक्स कट के साथ, पर्सनल इनकम टैक्स कट के साथ, उसके बाद जिस तरह से लगातार आरबीआई ने रेट कट्स किए, उन सब का एक इम्पैक्ट देखने को मिला। तो इसको फिर आप अब किस तरीके से, इसको आप कितना बड़ा रिफॉर्म मानते हैं आगे जाते हुए? बहुत बड़ा। इन सबको अगर मैं एक साथ देखूं तो 2 या 3 चीज़ें हैं। ये एक तो सरकार का जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, जो सिंप्लीफिकेशन वाले पार्ट को आप इग्नोर मत करिए। एक तो रेट कट है, टैक्स का रेट पर्सनल इनकम टैक्स पर और जीएसटी पर है। दूसरा जो सिंप्लीफिकेशन पर ध्यान जा रहा है, डिजिटलाइजेशन पर जो ध्यान जा रहा है, ये सब मिलके क्या करेगी, फॉर्मलाइज करेगी इकोनॉमी को। तो फॉर्मलाइजेशन एक बहुत बड़ी फोर्स है। उसकी वजह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टैक्स टू जीडीपी बढ़ेगा, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बेटर होएगी, इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, इनोवेशन बढ़ेगा। उसको हम मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर रहे हैं।
सेबी की कल की बोर्ड बैठक से पहले आज कैपिटल मार्केट शेयर्स में तेज गिरावट देखने को मिली। दरअसल सेबी वीकली एक्सपायरी खत्म करने पर जल्द ही कंसल्टेशन पेपर ला सकता है। सीएनबीसी टीवी 18 की एक्सक्लूसिव खबर के मुताबिक सेबी सभी एक्सचेंजों की एक्सपायरी एक ही दिन करने पर भी विचार कर रहा है। पूरी खबर बता रहे हैं यश जैन। जैसा कि अगस्त 21 को सेबी चेयरपर्सन तुहिन कांता पांडे जी जो है उन्होंने एक इंटेंशन एक्सप्रेस किया था लंबी अवधि के डेरिवेटिव्स के बारे में। अब वही इंटेंशन, वही इच्छा को आगे लेते हुए हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि मार्केट रेगुलेटर से भी एक कंसल्टेशन पेपर जल्दी ला सकता है और ये कंसल्टेशन पेपर होगा जो वीकली डेरिवेटिव्स एक्सपायरी है, ऑप्शंस एक्सपायरी है, उसको हटाने के रिलेशन में। ये कंसल्टेशन पेपर हमारे सूत्रों के हिसाब से अगले 1 महीने के अंतर्गत में सेबी रिलीज़ कर सकता है। और एक और थॉट जो सेबी के अभी पास है, जिस पे विचार चल रहा है, वो है कि अगर सेम डे यानी कि एक ही दिन पे सभी एक्सचेंजेस की एक्सपायरी रखी जाए ताकि वो एनएसई हो, बीएसई हो या कोई छोटे एक्सचेंजेस हो, वो एक्सपायरी बढ़ाए नहीं बल्कि एक ही सेम डे पे ये एक्सपायरी हो। हमें अपने सूत्रों से ये भी पता चला है कि सेबी ऑफ कोर्स इस चीज़ पे विचार कर रहा है अभी, और अल्टीमेट इंटेंशन जो है, जो इच्छा है सेबी की, वो है एक मंथली एक्सपायरी की तरफ चलने की। पर इसमें एक ग्लाइड पाथ हो सकता है, यानी कि एक स्मूथ प्रोसेस हो सकता है। शायद इसमें पहले 15 दिन पे एक्सपायरी रखी जाए, फिर कुछ समय ऑब्जर्व करने के बाद महीने भर में की जाए, बट अल्टीमेट इंटेंशन है कि महीने में एक एक्सपायरी होनी चाहिए। इन सभी पे एक कंसल्टेशन, डीप कंसल्टेशन पेपर आ सकता है, जैसे मैंने कहा, अगले 1 महीने में। और अगले 1 हफ्ते में जो कि एक्सचेंजेस है एनएसई और बीएसई, उन्हें एक इनफॉर्मल स्टेक होल्डर व्यू के लिए बुलाया जा सकता है, उनसे ये प्रपोजल डिस्कस किया जा सकता है। इसके अलावा एक और प्रपोजल पे सेबी काम कर रहा है और वो है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट में पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्ट करने का, कम करने का। इस संदर्भ में भी सेबी के पास काफ़ी सारे ऑप्शंस है, सजेशंस है जो सेबी अभी कंसिडर कर रहा है। पर ये सजेशंस लगभग एक थ्रेशोल्ड सेट करने के अंतर्गत है जिससे रिटेल पार्टिसिपेशन को लिमिट किया जा सके। उसके अलावा सेबी इस पर भी विचार कर रहा है कि कैश मार्केट के वॉल्यूम्स को कैसे बढ़ाया जाए। ये सारे जो है मुद्दे वो सेबी विचार कर रहा है अभी, और कोई भी फाइनल मूव आने से पहले एक बहुत कंसल्टेटिव प्रोसेस के द्वारा कोई डिसीजन मार्केट रेगुलेटर से भी लेगा। ऑरेकल के को-फाउंडर लैरी एलिसन अब दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। दरअसल ऑरेकल का शेयर एक ही दिन में 41% चढ़ा, जिसने लैरी को माला माल कर दिया। पूरी खबर बता रही हैं कंचन। जो लैरी है उनकी जो वेल्थ है काफ़ी बढ़ गई है। कितना अच्छा लगेगा ना, एक रात बाद हम उठे और ऐसा अगले दिन खबरों से हमें पता चले कि हम दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जो है वो बन गए हैं। ऐसा लैरी एलिसन के साथ होता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि एक दिन के अंदर, कुछ ही टाइम के अंदर जो उनकी वेल्थ है उसमें करीब 89 अरब डॉलर का जो इजाफा है वो हमें देखने को मिला है। और अब उनकी जो टोटल नेटवर्थ है उसमें भी काफ़ी शानदार बढ़त देखने को मिली है। टोटल नेटवर्थ 383 अरब डॉलर के आसपास पहुंच गई है। इससे पहले जो अगर हम बात करें टॉप रिचेस्ट में, तो एलॉन मस्क का नाम आता था, लेकिन कल कुछ टाइम के लिए लैरी एलिसन ने उनको पछाड़ दिया था और नंबर 1 पे उनका जो नेटवर्थ है वो आ गई थी। बिकॉज जो ऑरेकल है उसमें एक अच्छी खासी तेजी है जो देखने को मिली थी। कल में करीब 36% का उछाल ऑरेकल के अंदर हमें देखने को मिला था, जिसके पीछे के कई रीजंस है। काफ़ी लंबे टाइम से हम CNBC आवाज़ पे भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं, बिकॉज जो कंपनी का आउटलुक है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रोबस्ट नंबर देखने को मिले हैं। मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, नतीजे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। और इंडिया की कंपनी अगर हम बात करें ऑरेकल फाइनेंशियल, तो उसके भी नंबर्स हमें Q1 में अच्छे खासे देखने को मिले थे। यही नहीं बल्कि अगर इसके मार्केट कैप की भी बात करी जाए तो इंडिया की कंपनी TCS, इन्फोसिस और HCL टेक, इन तीनों का मार्केट कैप अगर आप जोड़ लेंगे तो उससे भी ज़्यादा कल हमें ऑरेकल का जो मार्केट कैप है वो देखने को मिला था, करीब 1 ट्रिलियन डॉलर का। इसके अलावा अगर हम इसके बिजनेस मॉडल को समझे तो बेसिकली ये कंपनी जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी डेटाबेस सॉफ्टवेयर कंपनी है। बिजनेस एप्लीकेशन जो है वो दूसरी कंपनीज को प्रोवाइड करती है। साथ ही AI के अंदर भी इसका जो नाम है काफ़ी बड़ा नाम है। Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल को भी ये काफ़ी बड़ी टक्कर देती। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज़ से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।